सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आयुर्वेद का पाचन समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि काय चिकित्सा में मुक्त पाचन को ध्यान में रखते हुए ही चिकित्सा में प्रवृत्त हुआ जाता है। तो जो पाचन जो क्रिया है, जब हम मुख से भोजन लेते हैं, जब मुख में भोजन हम डालते हैं, तो वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो मुख में जब हम मुख में जब भोजन डालते हैं, तो वहां से हम दांतों से च्यवन क्रिया करते हैं। फिर हमारे जो जो लाला स्राव है, जो रस है लाला स्राव, वो फिर उसमें मिल जाती है अन्न में, वो प्रत्येक कौर के साथ। तो वो उसको मुलायम कर देती है उसको, फिर छोटा छोटा सूक्ष्म करके गोलाकार बना के, और उसके बाद फिर जब बहुत महीन हो जाता है जो अंदर जाने योग्य, तो फिर वहां से प्राणवायु प्राणवायु जो हम अंदर जो जा रहा है, एक विशेष जो बल लग रहा है सांस को अंदर लेने के लिए, तो उस वायु के द्वारा जो भोजन है आपका अंदर जाता है फूड पाइप के माध्यम से। और फूड पाइप एक नली होती है जिसमें से भोजन गुजरती है, और वो एपिग्लोटिस जो रहती है वो यहाँ पे, तो वो विंड पाइप और फूड पाइप, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए होता है। जब हम भोजन डालते हैं तो वो फूड पाइप की तरफ वो एपिग्लोटिस जो है भोजन अपना वो प्रविष्ट करवाने में मदद करती है। तो वहां से होकर के वो भोजन जो है आपका गले से अन्न प्रणाली में, यानी फूड पाइप से होकर के, और अमाशय में जाता है आपका भोजन। तो अमाशय में हमारे जो जो जिह्वा से जो 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 लार जो जो लार थी, लाला स्त्राव, तो वो जो अमाशय में जो आहार, जो मुख की जो लाला स्त्राव है, वो अमाशय का अपना एक रस, अमाशिक रस उसको बोलते हैं वो। और आहार के साथ जो आपका लिया गया जो जलीय तत्व है, जैसे जल वगैरह, वो, और खुद का अपना एक अमाशय में क्लेदर कफ होता है, अमाशय में क्लेदर कफ होता है वो, ये सभी मिल करके, और अमाशय जो है कॉन्ट्रैक्ट, और जो खोलना, मतलब सटकाना और खोलना, इस तरीके से जो होता है, दबाना और ये खोलना, मतलब वो जो क्रिया होती है, तो वो क्रिया की वजह से जो होता है भोजन जो है कुचला जाता है, कुचल होकर के शिथिल होती है, मृत्यु होती है, टुकड़े टुकड़े में होकर के द्रव रूप में हो जाती है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जो सिकुड़ना, फैलना, अवनी जी? कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक एक्सपेंशन। पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टेटिक, मूवमेंट। नहीं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट एक टर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक जो एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड, मतलब सिकुड़ना और वो थोड़ा फैलना जो होता है, इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है। तो ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट की वजह से वो वहाँ पे जो भोजन है वो कुचला जाता है, जिसके कारण मुलायम होता है, टुकड़े टुकड़े होकर के छोटा छोटा टुकड़ा होता है, और द्रव रूप पतला होता है, समझे? तो वहां पर जब कोई व्यक्ति भूख लगी है और उस समय यदि नियम से भोजन वगैरह हमने किया, तो करने के बाद फिर वो इस तरीके से जो है आपका वो भोजन अमाशय में जाता है, और अमाशय में जाकर के अमाशिक रस और मुंह मुंह का जो लार है वो, और आहार के साथ जो जल लेते हैं वो, और अमाशय में जो खुद का जो क्लेदर कफ है वो उसका स्नेह अंश से जो भोजन है वो कुचला जाता है, वो छिन भिन होकर के द्रव रूप में लेता है। तो ये जो
मुख से लेकर के अमाशय तक का जो क्रिया है, क्योंकि मुख से लेकर के अमाशय तक का जो वहाँ पे पचन की क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे मधुर मधुर अवस्था पाक हो रहा होता है, क्योंकि अमाशय में क्या है, क्लेदक कफ है। तो क्लेदक कफ कफ में मधुरता होती है, ये आप जानते हैं। रस, मुख के अंदर जो रस है, वो भी मधुरता वाला गुण वाला है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मधुर अवस्था पाक उसको मानते हैं, जिससे विशेष कफ की वृद्धि मानी जाती है। आप जब कल जैसे कि बताया था कि जब आप भोजन करते हैं, चबाते हैं, तो मधुरता, जैसे अधिक देर तक चबाएंगे तो मीठा लगेगा। जी मीठा लगता है ना, अगर नमक वगैरह ना हो ज़्यादा तो मीठा स्पष्ट आपको नजर आती है, तो क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में कन्वर्ट होती है, तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं? जी तो अमाशय तक यहाँ पे हमने समझ लिया। अब क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, भोजन के बाद अन्न का अमाशय में जब प्रथम पाक होता है, तो संपूर्ण अन्न मधुर अवस्था में ही रहता है। क्यों? जी क्योंकि उसमें क्लेदक कफ रहता काफी है ना? हाँ दिखता है। और जी उसमें और जो रस हैं, उनकी जो गुण है, प्राय करके अधिकांश का वो कफ वाला ही है, अमाशिक रस को छोड़ के। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आ, इस वातावरण में वो मधुरता मधुरता वाली स्थिति रहेगी। समझे कि नहीं समझे? हालांकि जी मॉडर्न के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो उसमें सामंजस्य नहीं बैठेगी उस तरीके से। आप आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सोच लगाइए। समझे कि नहीं? जैसे जब विषय आएगा तो हम बात करेंगे। जैसे योनि की बात आती है आयुर्वेद में, तो योनि मतलब सोचते हैं वजाइना, लेकिन योनि जी मतलब आयुर्वेद में वजाइना नहीं है वो। और उत्पत्ति महिलाओं को स्थान है। पूरा गुप्तांग आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें वो चीज़ करनी, क्योंकि आयुर्वेद का अगर हम चिकित्सा करें तो आयुर्वेद की फिजियोलॉजी आयुर्वेद वाली हमें पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? तभी जी वो अच्छे से वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अमाशय में हमने जैसे भोजन हुआ तो वहाँ पे अ, अमाशय में जो है आपका कफ उत्पन्न होता है, जैसे पाक होकर के। अब क्या होता है द्वितीय अवस्था पाक में, जब प्रथम मधुर पाक के बाद जब द्वितीय अवस्था में समस्त आहार जो है आपका अमाशय से अधपक अन्न संपूर्ण पाक के लिए जब अमाशय से च्युत होकर के गृहिणी में जाता है, तो गृहिणी में जाता है तो वहां पर अम्लता के प्रभाव से अम्लता के प्रभाव से गृहिणी में स्वच्छ और पतले पित्त का स्त्राव होता है और पित्त की वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब लीवर के अंदर जो होता है, लीवर से जो है बाइल लीवर से जो है अपना येलो बाइल निकलता है, सीक्रेट्स जो है येलो बाइल, जैसे पीला पीला पदार्थ निकलता है। और वो आपका जो है जो बाइल सीक्रेट करता है वो लीवर, तो वो कुछ देर के लिए जो है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है वो। तो गॉल ब्लैडर से वो जो पित्त निकलता है तो वो आपका गृहिणी में जाता है। तो गृहिणी मतलब यहाँ पे छोटी आंत से संबंधित चीज लेंगे, तो ना गृहिणी मतलब वो ड्यूडेनम आप नहीं लेंगे, ड्यूडेनम और छोटी आंत दोनों को मिला के यहाँ पे आपका गृहिणी माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कंफ्यूज ठीक नहीं होना है। तो ये चीज जो है अमाशय से गृहिणी में गया, तो गृहिणी में जो अन्न आया, तो अब वहां पर पित्ताशय से, यानी गॉल ब्लैडर, तो वहां पित्ताशय से जो पित्त निकला, पित्त जो है आपका अन्न में गया। और वो पित्त का जो क्या बोलते हैं नेचर है, वो पित्त अमल रस वाला है। मतलब यहाँ पे जो है पीला पीला जो अमल रस, तो अमल रस किसको बढ़ाता है? पित्त को बढ़ाता है ना। ठीक तो तो वहां बढ़ेगा। पित्त के प्रभाव के कारण वो जो भोजन है वो विदग्ध अवस्था को प्राप्त होता है, यानी अमल अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि पित्त के वातावरण में वो अमल के वातावरण में पित्त को बढ़ाएगा। तो इसीलिए इस अवस्था में, ये द्वितीय अवस्था पाक में क्या किसकी वृद्धि होगी? पित्त अवनीत की जी, हो मनोज जी, पित्त पित्त अम्ल की पित्त की। पित्त की पित्त की वृद्धि वृद्धि होगी। होगी। और उसके बाद वो जब गृहिणी में जब पाक हो रहा होता है, तो पाक होने के बाद वो रस का शोषण भी होता है उसमें, ठीक है? रस का जी शोषण भी होता है उसमें। एक अब कंफ्यूजन यहाँ है जी, पर इधर एक क्वेश्चन हाँ है। जी, हाँ जी, जी जी जैसे जी आप बोल रहे हो कि लीवर से पित्त आता है और गैल ब्लैडर से भी, तो जी। किस में से नहीं आता है पित्त नहीं, एक्चुअली लीवर में? से नहीं, लीवर लीवर तो सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में टेम्पोरली वो स्टोर रहता और है।
और जब हाँ जी, जब गोल इसका ब्लैडर में लग रहता है। रहा था। जब हाँ जब हाँ। जरूरत रहता है फिर वो उसको डक्ट के माध्यम से, बाइल डक्ट के माध्यम से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, समझे? हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। नहीं ठीक है जी। हाँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज जानना है, तो यानी सिंपल तरीके से बता, मुख के द्वारा जो हम भोजन लेते हैं, तो अन्न का जो पाचन और जो सातम भाग, जो जो जरूरी तत्व हैं, वो शोषण होता है छोटी आंत में। और जब सातम भाग और मल भाग एकत्र रहता है तब तक उसको हम मल नहीं कह सकते। छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन वाली प्रक्रिया हो जाती है, तो जब तक जो जरूरी तत्व है सातम भाग और मल भाग एकत्र रहता है तब तक उसको हम मल नहीं कह सकते। तो क्षुद्र आंत के, छोटी आंत के अंत तक जो है सातम भाग जो है, मतलब छोटी आंत के अंत तक आते आते वो जो सातम भाग है, जो शरीर की जरूरी जो भी चीजें हैं, वो प्राय करके शोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और बड़ी आंत में केवल मल और जल ये दो ही भाग आते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो, अगर जो बड़ी आंत है, जैसे अब छोटी आंत का काम हो गया, गृहिणी का काम हो गया, तो गृहिणी के बाद हम अब आते हैं तृतीय अवस्था पाक। तो जब गृहिणी में पाक और रस का शोषण होकर के मल रूप में शेष आहार पकवास में पहुंचता है, छोटी आंत में क्या हुआ, पाक हुआ और रस का शोषण भी हो गया, जो जरूरी तत्व था, जो चीजें थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई। अब वो जो मल भाग है, वो मल भाग आपका जो है द्रव के साथ वो बड़ी आंत में आया, ठीक है। तो छोटी आंत में आपका क्या बोलते हैं, छोटी पित्त आंत की में वृद्धि है। जो है आपका सात भाग और मल भाग एकत्र है, तो जब वो सात भाग एब्जॉर्ब हो गया तो वो बड़ी आंत में आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि सात भाग और मल भाग दोनों है छोटी आंत में, पाचन होने के बाद इस करके उसको मल नहीं कह सकते, आप समझ रहे हैं। तो छोटी जी आंत के अंत तक जो सात भाग है वो प्राय करके सब अंश एब्जॉर्ब हो जाता है, और बड़ी आंत में केवल मल और जल ये दो ही भाग बनते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो बड़ी आंत का जो काम है, केवल मल में स्थित जो जल है उसको शोषित करने का होता है। और ऐसा जी आप देखते होंगे, यदि बड़ी आंत के प्रारंभ से गुदा तक मल जो है उचित समय में पहुंच जाए तो 80% जल का शोषण हो जाता है। और यदि मल के अवरोध के कारण अधिक देर तक यदि मल आंतों में रह जाए तो इससे अधिक पानी का शोषण होकर के मल जो है टाइट हो जाती है, समझ रहे कि नहीं, जी। जिससे जो गांठें बनती है, गांठें बनते हैं, मल की गांठें। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यानी बड़ी आंत का काम क्या है, मल में स्थित जो जलयांश भाग है उसको जितना जरूरी मात्रा में एब्जॉर्ब करने की बात है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे कि नहीं। और 80% तक लगभग शोषण हो जाता है प्राय स्वस्थ व्यक्तियों में, ठीक है, अगर समय पर वो हो जाए। तो अगर वो, अगर समय पर ना पहुंच के विलंब कर दे तो फिर जलयांश का अधिक शोषण हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत में जो है आपका वायु की सॉरी बड़ी आंत, सॉरी पक्वाशय में वात का स्थान है, समझे कि नहीं। और वात का काम क्या है, वात का और काम है शोषण, वायु श्रोता। सुखाती है। तो जब बड़ी आंत में मल गया, मल में द्रव है तो वो एब्जॉर्ब करेगी ना वात की वजह से। अब ये जो एब्जॉर्ब किया गया, तो अब जो मल है, तो मल का अपना एक रस में क्या है, कटु है, और गुण में क्या है, रुक्ष है। तो कटु और रुक्ष गुण के रस में कटु और गुण में रुक्ष होने के कारण वो जो है वात की वृद्धि करता है। अब समझ में आया ये पाचन तंत्र आयुर्वेद का मोटा मोटी। जी जी जी। अवनीश जी अब आप इस चीज को एक्सप्लेन करिए। जब हम भोजन लेते हैं तो मुख से लेके छोटी आंत तक जो भी प्रोसेस होता है उसमें कफ की वृद्धि होती है। छोटी उसके आंत बाद तक नहीं, सॉरी, आमाशय, आमाशय तक। जी जी, सॉरी, मोटा आमाशय मोटी तक। तौर पे, हाँ। जी जी और जी। आमाशय के भी ऊपरा निचला निचला भाग नहीं, ऊपरा, ऊपरी, समझे, आमाशय के ऊपरी भाग में ऊपरी भाग मुख तक। से ऊपरी हम्म, मुख से लेके आमाशय के ऊपरी भाग तक कफ की वृद्धि होती है। और फिर उसके बाद आमाशय से लेके छोटी आंत तक पित्त की स्थिति होती है। मतलब पित्त का उस समय, कौन सा अवस्था पाक होता है, पाक वाला, हाँ जी। ये पित्त अवस्था मतलब दूसरी अवस्था होती है जो जिसको हम हम्म पित्त बोलते हैं। हम्म। और फिर उसके बाद छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक छोटी की आंत के निचले हिस्से से लेकर के बड़ी आंत तक। छोटी आंत, बड़ी आंत तक, छोटी आंत
के निचले हिस्से से लेके बड़ी आंत तक की जो अवस्था होती है उसमें वात की वृद्धि होती है। वात का काम होता है जलीय अंश को अवशोषित करना और मल को रुक्ष और उस वो कटु करना। तो अगर मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो मुख से लेकर के अमाशय तक मधुर अवस्था पाक, और जी। उसके बाद गृहिणी से लेकर ये छोटी आंत, ये आपका मधुर अवस्था पाक, हम्म, और बड़ी आंत कटु अवस्था पाक। समझ गए आप? जी। तो गृहिणी में पाक और रस का शोषण होने के जो गृहिणी में जो है आपका छोटी आंत में पाक और रस का शोषण होने के बाद में जो मल रूप जो आहार है वो पक्वाशय में पहुंचता है। तो पक्वाशय में अग्नि के द्वारा शोषण होकर के वो जो है रस का मतलब शोषण होकर के वो पिंड रूप को प्राप्त होता है ना, जो सॉलिड फॉर्म में। और फिर उसके बाद मल क्योंकि कटु रस में कटु है और रुक्षता के कारण वात की वृद्धि या उत्पत्ति होती है, इसको कटु अवस्था पाक कहते हैं। ये अभी हम अवस्था पाक के बारे में जाने। विपाक जो है ये इससे भिन्न है। आप समझ रहे हैं? विपाक और अवस्था पाक दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पर ये थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अवस्था पाक और विपाक दोनों में काल का भिन्न होता है, मतलब काल दोनों का काल भिन्न होता है और दोनों का स्थान भी भेद होता है। अवस्था पाक में क्या होता है, जो अमाशय आदि जो अमाशय है आपका, छोटी आंत है, पक्वाशय है, तो अवस्था पाक में अमाशय आदि जो भिन्न भिन्न स्थान है और भिन्न भिन्न कालों में जो होता है, तो उस अवस्था पाक में उत्पन्न हुए जो रस है, उस अवस्था पाक में उत्पन्न हुए जो रस है उसके अनुसार उस दोष की वृद्धि होती है। जैसे अच्छा। मधुर अवस्था पाक में कौन से रस की वृद्धि होती है? मधुर रस कब की। के कब के हाँ, मधुर रस, रस की बात हो रही है तो मधुर मधुर रस, अच्छा। मधुर रस उस दोष की वृद्धि करेगा, तो मधुर रस कफ को वृद्धि करेगा। उसी प्रकार से अब अम्ल अवस्था पाक में कौन सी रस की वृद्धि हो रही है? अम्ल रस की, और वो पित्त की वृद्धि करेगा। और कटु अवस्था पाक में कटु रस की वृद्धि हो रही है इसलिए वात की वृद्धि करेगा। तो कहने का मतलब उस अवस्था पाक में उत्पन्न हुए रसों के अनुसार उस दोष की वृद्धि होती है। और प्रत्येक अवस्था पाक में आहार में ग्रहण किए गए सभी रस अपने द्रव में अपने रूप में रहते हैं। अन्न के अंतिम यानी जितने भी भोजन हम करते हैं उन सभी में ये तीन अवस्था पाक से गुजरेगा। आप समझ रहे? ये अवस्था पाक में चाहे कोई भी द्रव आप ले लो, मधुर, अम्ल और कटु, ये तीन अवस्था पाक से उसको गुजरना ही है। ठीक है? हाँ, ये अलग बात है, हम मीठा खाएंगे तो उसमें मधुर अवस्था पाक में कफ की वृद्धि कम दिखेगी। ये तीखा उसके बाद अगर मीठा खाएंगे तो कफ की वृद्धि अधिक मिलेगी, तीखा खाएंगे तो मधुर अवस्था पाक में कफ की वृद्धि कम मिलेगी, और मीठा खाएंगे तो कफ की वृद्धि अधिक मिलेगी। ये अलग बात है वो, लेकिन ये तीन स्टेज से तो उसको गुजरना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन विपाक में क्या होता है, जब आपका अवस्था पाक में आहार में ग्रहण किए गए सभी रस अपने अपने द्रव रूप में रहते हैं। विपाक में ये होता है कि अन्न के अंतिम रूप में पच जाने पर, अन्न के अंतिम रूप में पच जाने पर आहार द्रव्यों के रस का, आहार द्रव्यों के रस के अनुसार उनका अलग अलग विपाक होता है, उनका अलग अलग विपाक होता है। जबकि अवस्था पाक में उस स्थान में पाक की अवस्था वश हुए संपूर्ण आहार के रस को प्रकट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ गए? एक बार एक बार रिपीट करना। रिपीट कर दीजिए। अवस्था पाक में, अवस्था पाक जो विपाक जो होता है अवस्था पाक के बाद की स्थिति है ये। ठीक है। भोजन ग्रहण करने के काल से लेके पचन तक का जो प्रक्रिया होती है उसमें जो स्टेप होते हैं वो अवस्था पाक के अंतर्गत आएगा। और बात ठीक। अवस्था पाक होने के बाद जो आहार रस है, अब उस आहार रस का जो रस अग्नि, उसके बाद फिर रक्त अग्नि, मतलब अलग अलग उस आहार रस का जो उस आहार रस का अग्नि के द्वारा, जठराग्नि के द्वारा जो पाक होता है, वो जो पाक है उसमें जो आपका जो क्या बोलते हैं
जो रस है, जो उस रस का विपाक, जैसे मधुर विपाक, अमल विपाक, कटु हाँ विपाक, कटु। तो ये जो विपाक है वो फिर माना जाएगा। तो विपाक का लक्षण हमने कुछ दिन पहले बताया था आपको, विपाक किसे कहते हैं, समझ में आया? जी। विपाक किसे कहते हैं? ये भोजन पचने के बाद पूरी जो अंतिम रस बनता है उसे विपाक कहते हैं। विपाक कहते हैं। विपाक के बारे में आप जो है तो वो रस रहता कहाँ है जो अंतिम रस बनता है, जो वो मतलब वो चला जाता है ना आगे बॉडी में। मतलब छोटी आंत से, ग्रहणी से। हाँ हाँ हाँ, छोटी आंत से उसको फिर वो जाती है वो। अच्छा। जो आहार का जो सार सार भाग होता है ना, आंत से शोषित होकर के रस वाहिनी और शिराओं द्वारा हृदय में प्रविष्ट होकर के वहां से धमनी द्वारा जो है हृदय के संकोच के कारण शरीर के समग्र धातु में पहुंच जाता है ना। तो हम और मोटा वहां मोटा से इसे फिर आहार का सार भाग बोल सकते हैं, सार विपाक भाग, को। राइट। हम्म। आहार के सार भाग को हम विपाक कहते हैं। हाँ। अब यहाँ पर जो है जी अवनी जी, जी। थोड़ा विपाक के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो आप जान लीजिए। जी। विपाक, जो भी हमने रस खाया, जैसे जी। जो भी हमने खाना पीना खाया, हम्म। उसका तत्काल प्रभाव पड़ जाने के बाद जठराग्नि के संयोग के अनंतर जो दूसरे रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। ठीक है? जी। यानी जो अभी जो पाचन तंत्र वाली जो प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद जो है अग्नि के बाद संयोग से जो दूसरे रस की जो उत्पत्ति होती है उन रसों के हिसाब से, वो फिर विपाक कहलाएगा। ठीक है। ठीक है? जी। हम कोई भी द्रव्य भोजन के रूप में लेते हैं तो उसका जो है जठराग्नि के द्वारा जो भी जैसे पाक बनता है उसके बाद जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भी पाक कहते हैं, यही ना? पूरा पाक होने के बाद जो है, जो विपाक जठराग्नि। जो होता है पूरा पाक होने के बाद जो होता है, जी। वही यानी मैं कह जो ये अंतिम जो है अवस्था पाक, ये अंतिम से पहले जो प्रक्रिया चल रही होती है रहा। वो हाँ। अवस्था पाक है। ठीक है? जी। जी। अंत मतलब बिल्कुल अंत नहीं, उसके पहले भाग, है ना, उसके पहले का भाग, उसके पूरे काल को ले लेंगे। ठीक है? तो ये मधुर अमल और कटु अवस्था पाक के बाद वो जो बाद में जो होती है पाक, वो फिर विभाग के अंतर्गत आएगा। समझे? चलिए आगे बढ़े क्या आप? जिस जी। समय को ध्यान में रखते हुए आप तो हमने तीन पाक के बारे में जान लिया था ना, कि मधुर अमल और कटु, और कटु। ये तीन प्रकार का विपाक होता है। विपाक विपाक तीन प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा था, और अवस्था पाक हमने अभी देख लिया था। तो अवस्था पाक और विपाक में क्या अंतर था ये भी हमने जाना था। ठीक है? हाँ जी। कल की क्लास में तो हमने ये सब किया था जी, द्रव्य के गुण और रस। बीमारी के कारण, जैसे हीन योग, मिथ्या योग। कल तो हमने ये पढ़ा था। गुण अति और योग। हाँ हाँ। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे फिर से आप विपाक को जान लीजिए एक सरल शब्दों में, कि जैसे मधुर आदि जो रस है उसका शरीर पर प्रभाव पड़ने के बाद, जठराग्नि के जो संयोग के बाद, जो पाचन तंत्र पूरा पाचन पूरा होने के बाद जो दूसरे रस की उत्पत्ति होती है वो विपाक है। आप समझ गए? अभी तो पाचन क्रिया चल रही है, तो पाचन क्रिया में मधुर अमल और कटु ये अवस्था पाक से गुजरेगा, लेकिन मीठा का क्या विपाक होगा, ये पाचन क्रिया के बाद जो दूसरे रस की, पाचन क्रिया के बाद जो रस की उत्पत्ति होगी वो विपाक है। समझे? जी। अवनी जी बताइए जी। इस जी। चीज को आप फिर से। मल अगर हम कोई भी द्रव्य जैसे मधुर द्रव्य खाए उसके बाद जठराग्नि के द्वारा जो भी रस उसका पूरा उत्पन्न होता है। पाचन क्रिया जो भी खाना पीना आपने कुछ भी खाया पिया, तो जठराग्नि का जो पाचन, जो अभी तंत्र हम पढ़ रहे थे, जो पूरा पाचन तंत्र, जो मधुर अमल अवस्थ कटु, ये इस स्टेप से गुजरने के बाद
जो जिस रस की उत्पत्ति होगी वो जो दूसरे रस की उत्पत्ति जो हुई वो विपाक के अंतर्गत आएगा, वो विपाक कहलाएगा। समझे? तो मधुर अम्ल कटु, यही तो होता है विभाग, यही तीन होता है। ये तीन विपाक होता है। हाँ। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मधुर और लवण रस का विपाक मधुर होता है, मधुर अम्ल रस होता का है, विपाक अम्ल होता है, अम्ल और होता है, कसाय कटु और कटु तिक्त रस का कसाय विपाक जो है का प्राय कटु कटु। होता है। हाँ। तो ये मधुर रस का विपाक, ये क्या बोलते हैं, तिक्त रस का विपाक क्या होता है, कटु होता है। कटु और होता है। कसाय रस का विपाक भी क्या होता है, कटु कटु होता होता है। कटु रस का विपाक भी क्या होता है, कटु है। होता कटु है। तो अब ये विपाक में ये कटु रस मान ले हमने लिया, तो कटु रस में मधुर अमल और कटु। मधुर अमल और कटु ये अवस्था पाक गुजरने के बाद जब वो दूसरे रस की उत्पत्ति होगी वो कटु रस की होगी, कटु रस में विपाक में, तो वो जो रस है उसको विपाक नाम से कहेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, समझ गए अब बात। चलिए अब हम लोग आगे चलिए, बढ़ते हैं। ठीक है, ये समय पाचन तंत्र मेरा। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये आगे अगर इसका जहाँ पे आगे भी जो विषय आएगा तो वहां मैं इसको विस्तार नहीं दूंगा, उसको संक्षिप्त में ही बताऊं, क्योंकि यहाँ पे विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। ठीक है? चलिए तो फिर अब जो है आपका, कल हम लोग कहाँ पे थे? गुण पढ़ चुके थे, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। ज्ञानेंद्रियों के पांचों ज्ञानेंद्रियों के पढ़ चुके थे। जी, कल मैंने बोला था गुणों को पढ़कर आना है आपको। जी। तो गुण कितने होते हैं अवनीत जी? 20 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु और स्थिर। फिर इनके विपरीत जो भी, जैसे गुरु का लघु हो गया और मंद का तीक्ष्ण हो गया, मतलब इस ये 10 गुण ऐसे हैं। फिर इसके 10 विरोध, अपोजिट, विपरीत गुण। मनोज जी, हाँ जी, हाँ जी। 20 गुण के नाम बताइए। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, पिछल। अर्थ का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग जी। ये रोग का कारण होता है, ज्ञानेंद्रियों का। तो इसको एक्सप्लेन करिए अवनीत जी। जैसे अगर हम चक्षु इंद्री की बात करें तो अधिक प्रकाश को सहन न करना, ये अति अति योग हो गया। और अति योग हो गया, अति योग, हीन योग। हीन योग का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने आंखों पे अगर ज्यादा प्रभाव डालेंगे, मतलब अंधेरे में कोई चीज को अगर हमको खोजना है तो ये अति योग हो गया। और अति योग चक्षु ज्ञानेंद्रियों के अति योग में, आंखों के अति योग में, उसमें हम अधिक अधिक रोशनी। चमकदार चीजें देख रहे हैं, अधिक जैसे वेल्डिंग वाला चीजें हैं, ये सब चीजें हम देख रहे हैं, तो वो नेत्र का अति योग है, नेत्र इंद्रियों का अति योग, अति योग है। अति योग। हीन योग बताइए प्रहलाद जी, नेत्र हीन इंद्रियों का योग, हीन योग। हीन योग हो गया है जब हम कम रोशनी में कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, या जी, जब आपके आंखें कमजोर होकर चश्मा लग जाता है तो वो हीन योग हो जाता है। जैसे कम रोशनी में पढ़ना, डिम लाइट में पढ़ना, ये नेत्र इंद्रियों का हीन योग है। मिथ्या योग क्या होगा मनोज जी? वैसे मिथ्या योग है जी, जो पहले बोला है मिथ्या, हीन योग में आएगा जैसे गंधारी बिल्कुल न देखना। मिथ्या योग है जैसे डिम लाइट में पढ़ना, जैसे भूत प्रेत के मतलब पिक्चरें सब। बच्चों को दिखाना, कमजोर मन वालों को दिखाना। उग्र यह वाली चीजें सब सब दिखाया। हाँ जी, अप्रिय चीजों को देखना। ठीक है।
ठीक है। नेत्र को सटा करके देखना, अति दूर का देखना, उग्र देखना, भयावह देखना, है ना, हाँ जी। अप्रिय दृश्य देखना, ये सब क्या है, नेत्र का मिथ्या योग है। ठीक है जी। कर्म इंद्रियों का मिथ्या योग बताइए प्रहलाद जी। कर्णेंद्रियों का मिथ्या योग। जो कर्णेंद्रियों का मिथ्या योग होता है, जो आपको अचानक से कोई ऐसी अशुभ समाचार मिल जाए, जैसे किसी आपके प्रियजन का मृत्यु का संदेश मिल जाए, या बच्चों को कोई ऐसी बात कह दे जो मतलब डरावने वाली बात हो, तो वो मिथ्या योग है। और बच्चों में ज्यादा हानि करती है ये। जी। दुर्बल मन वालों में ज्यादा दिखता है, बच्चों में, बिल्कुल। नाजुक स्त्रियों में, कोमल प्रकृति वालों में, है ना, जी। इनमें ज्यादा होती है। जी। कर्ण योग का आपने क्या बताया, ये मिथ्या योग ना। मिथ्या योग। जी। बहुत बढ़िया। कटियानी जी, कर्ण योग का अति योग बताइए। अवनीश जी, जी। कर्ण योग का अति योग बताइए। कर्ण योग का अति योग ऐसे ये होता है कि जैसे कोई बहुत तेज बोल रहा हो, या डीजे चल रहा हो जिसमें आवाज हमारे कानों कर्ण इंद्रियों को बहुत ज्यादा सहना पड़ता हो, मतलब जिसके कारण परेशानी होती है, ये अति योग हो गया। कर्ण योग का हीन योग बताइए मनोज जी। अति धीमा सुनना स्वर। जी, बहुत बढ़िया। रस इंद्रियों का अति योग बताइए कटियानी जी। प्रहलाद जी, हाँ रस जी। इंद्रियों का अति योग। नहीं, बस इंद्रियों का अति योग का नहीं, अवनीश जी। ध्यान नहीं है। जी जी, अति योग का ये मतलब है कि रस इंद्रियों का, जैसे हम बहुत ज्यादा मीठा खा लिए हों, बहुत ज्यादा तीखा खा लिए हों, या बहुत ज्यादा कड़वा खा लिए हों, ये अति योग हो गया इसका। जी, बहुत बढ़िया। रस इंद्रियों का हीन योग बताइए मनोज जी। जैसे या अल्प मात्रा में एक वो भी लेना। हो सकता है, किसी भी रस का अधिक सेवन करना, हाँ। कोई भी रस और का, ये अति योग में आएगा। ठीक हीन है योग रस का। इसका विपरीत हो गया, जैसे अल्प मात्रा में लेना किसी भी रस का। जी, जितना जरूरी है उतना हम ना लेके हाँ। उससे कम ले रहे हैं तो उससे भी हीन कम योग में। लेना। हम्म। तो जैसे मान लो एक आपसे एक उदाहरण, आपके सामने एक उदाहरण पेश करो, आप बताइए कि हीन योग में आएगा या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आ, शरीर में मधुरता बढ़ गई है, ठीक है। जी। अब वहां पे वो मधुर रस कम मात्रा में ले रहा है, तो हम्म। क्या वो रस इंद्रियों का हीन योग आएगा या नहीं आएगा। ये सर ये आएगा प्रॉपर यूज ही नहीं मिथ समन द्रव्य हो गया ये। ये रस इंद्रियों का हीन योग में आएगा या नहीं आएगा। आएगा। नहीं नहीं आना, आएगा। नहीं आना क्यों? चाहिए। क्योंकि वो मधुरता है उसके अंदर, वो पहले से ही हाँ। अधिक मात्रा में लिया हो तो बैलेंस कर रहा है ना उस चीज को वो। समझे। लेकिन वो ठीक है, लेकिन हमारे जो रस इंद्रियां हैं उनको तो भले हमारे शरीर में पहले से मधुरता है, लेकिन जब हम कम मधुर देंगे तो हमारी रस इंद्रियां तो वही महसूस करेंगी ना जो हम दिए हैं। महसूस करें, महसूस, लेकिन बात में ये है कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखिए, यहाँ पे ये बीमारी नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे ये जो बातें कही गई है ये जनरल मधुर रस पर्सन। कम कम लेते हुए भी हम वहां पे उसको फिर हीन योग में नहीं ले पाएंगे। समझे कि नहीं। अच्छा। ये जो हीन योग है ये निंदा के दृष्टिकोण से है। जी। समझे कि नहीं। हाँ। अगर हमको उससे लाभ हो रहा है तो ये हीन में नहीं माना जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। जी जी, समझ गया बस। ये चीज हमको जाननी पड़ेगी। थोड़ा सा शब्दों को व्यवहार में लाना है, क्योंकि अगर हम व्यवहार में लाएंगे तो फिर हीन योग कहा है एक और की भाई बीमारी करता है। तो अगर हम हीन योग अगर उसको मानेंगे तो फिर हीन योग मानने की वजह से क्या होगा, हम अधिक मात्रा में मधुर लेंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर हीन योग तो बीमारी कर दिया ना। सॉरी, हीन योग समझ। तो फिर सही क्या बोलते और हैं, हीन योग मधुरता को को और बढ़ा देगा। और बढ़ा देगा। अगर हम हीन योग ना छोड़ के अगर हम बैलेंस में लेते रहेंगे तो मधुरता और बढ़ा देगा, बीमारी कर देगा। हम्म। समझे। जी जी। ये चीज आपको जाननी है।
चलिए, नाक का घ्राण इंद्रियों का मिथ्या योग बताइए प्रहलाद जी। नहीं जी, मैं उसके आगे सुन नहीं पाया कल, मतलब मैं तबीयत खराब थी तो मैं उतना ही सुन पाया था, क्या नाम है उद तक, जो ये नेत्र रोग तक गए थे। ठीक है, अवनीश जी। जी, क्या नेत्र बताना, मिथ्या योग? ये घ्राण इंद्रियों का मिथ्या योग। घ्राण इंद्रियों का मिथ्या योग। हम्म, घ्राण इंद्रियों का मिथ्या योग ये है कि हम अ, किसी भी वस्तु का, अगर हमें प्रॉपर वो स्मेल नहीं आ रही है, सुगंध नहीं आ रही है, तो वो मिथ्या योग है। मनोज जी, घ्राण जैसे इंद्रियों का मिथ्या योग। दुर्गंध हो गई, जैसे मरे हुए जानवरों की, जानवरों का या हो गया। पवित्र गंध हो गई, या नमी के कारण जो कपड़ों में गंध हो जाती है वो, जी जी तो जी, बहुत अप्रिय बढ़िया। जी जी, गंध जो है वो है मिथ्या योग। अप्रिय गंध। बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश जी, थोड़ा अच्छे से हाँ पढ़ कर हाँ, आइएगा। जी जी जी, sorry। और घ्राण इंद्रियों का अति योग, मनोज जी। अति योग है जैसे तीक्ष्ण गंध हो गई, उग्र वाली, बिल्कुल। जिसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। तो जैसे मिर्ची का वो तड़का लग रहा है, उसकी वो आ जाती है जैसे तीक्ष्ण गंध। तो ये आ जाएगा उसमें, अति योग में। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझा है। अब जो है आगे जो है, आज हमने मुख्य रूप से पाचन पर ध्यान दिया, और जो आप लोगों ने वो इस पर कितना याद रखा इस पर ध्यान दिए थे। ठीक है, अब जो है हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।